गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल SK साइंस 94 में। हम लोग 12th क्लास के बायो के अध्याय 5 को पढ़ रहे थे, अनुवांशिकी और विविधता। हम लोगों ने इससे पहले कुछ जनरल टर्म को सीखा था और टर्म्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जाना था। आज हम बेसिकली शुरू करेंगे मेंडल से। पहले हम मेंडल का परिचय देंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, G.J. मेंडल यही वो व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स की शुरुआत की प्रैक्टिकल फॉर्म में। इससे पहले लोग जानते थे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी इसको सिद्ध नहीं कर पा रहे थे या उस पर उतनी रुचि नहीं रखते थे। लेकिन मेंडल साहब ने जो काम किया वो अद्वितीय था, जो आज के विज्ञान का एक सबसे बड़ा सार रहा। आज के विज्ञान को बढ़ावा मिला मेंडल साहब से। जब मेंडल साहब इस चीज पर काम कर रहे थे, उस समय डार्विन बहुत चर्चित थे। उस समय लोग डार्विन को मान रहे थे, डार्विन की ही बात कर रहे थे हर जगह। या तो लोग डार्विन की प्रशंसा कर रहे थे या उनकी बातों को इग्नोर कर रहे थे, उन्हें कुछ इधर उधर कहते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन उसी समय मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। बेसिकली हम सब जानते हैं कि मेंडल साहब क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के एक शिक्षक थे, विज्ञान के शिक्षक थे। वो विज्ञान के शिक्षक रहते हुए उनको गणित का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, यानी गणित और विज्ञान में उनकी रुचि बहुत अच्छी थी। इसके साथ ही वे एक मॉस्क थे। जैसे कि हमने लिखा है कि मेंडल साहब जिस समय इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर थे। मेंडल साहब जब इस चीज का काम कर रहे थे, उन्होंने 7 सालों तक इन पर काम किया। वो एक चर्च के पादरी थे और उनको रुचि था बागवानी में, और चर्च के आसपास ही जितने भी पौधे थे उनका वो देखभाल करते थे, उनके साथ वो समय बिताते थे। फिर उनके दिमाग में ये आया कि आखिर कोई भी प्लांट जो हम बोते हैं वही क्यों आया। इसी से उन्होंने शोध अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने लगातार 7 वर्षों तक इस पर काम किया और पहली बार किसी ने क्या किया कि विज्ञान को मैथमेटिकल चीजों से जोड़ने का प्रयास किया, यानी मैथ को विज्ञान में डाल करके उसको प्रयोग करना शुरू किए और नतीजे बहुत ही सकारात्मक आए। मेंडल साहब ने अपने 7 सालों के इस रिसर्च में पी प्लांट पर विशेष तौर पर उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया, शोध कार्य किए। लगभग 34 प्रकार के वैरायटी के पी प्लांट पर, पैसम सेटिवम पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। वो समय था जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो समय था 1857 से 1865 का। यानी इन 7 सालों में उन्होंने अपने थीसिस को पूरा किया और 1865 में ही उन्होंने क्या किया, अपना जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मैथमेटिक्स से जोड़ करके, यानी मैथमेटिकल टर्म का यूज करके, उन्होंने 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी में अपने पत्रिका को लॉन्च किया। लेकिन उस समय उनको बहुत बड़ी ख्याति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि उस समय जो डार्विनिज्म था, डार्विन की जो बातें हर जगह हो रही थी, हर कोई डार्विन को ही मान रहे थे, डार्विन पर नहीं डूबे हुए थे। उस समय इनकी बातों पर ज्यादा किसने गौर नहीं किया। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि ग्रिगोर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, किस चीज पर एक्सपेरिमेंट क्या क्या लिए। देखिए, जो G.J. मेंडल के हम लोग नाम से जानते हैं, इनका
जो विस्तृत रूप है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, एक पादरी थे, और वहीं वो शिक्षा भी देने का काम करते थे। मतलब कि वो धार्मिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की ही बातों को बताते थे लोगों को। ज्यादातर उनका चूंकि ऊपर वाले से यानी गॉड से उनका कुछ ज्यादा कनेक्शन था, तो शायद इसलिए उन पर उनकी कृपा रही होगी कि उनको ये ख्याति मिली और इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। चूंकि बहुत सारे ऐसे चीजें एक्सपेरिमेंट में है जो एक होता है रैंडमली चूज करने पर भी वो सफल हो गए। जैसे कि पी प्लांट को ही सिलेक्ट किए, उसके कई सारे कारण थे और वो कुछ भी ले सकते थे, लेकिन पी प्लांट को ही क्यों चुने? वो रैंडमली किए लेकिन उनका वो सफल हो गया। हो सकता है ऊपर वाले का कुछ इसमें हाथ था। चलिए देखिए, ग्रिगोर जॉन मेंडल जो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्यों इनको जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने ही क्या किए कि एनालिटिकल रिसर्च किए, है ना, और जो जेनेटिक्स का जो मेन चीज है उस चीज को देने का काम किया और आगे इन्हीं पर शोध होता रह गया। कहता ही वर्क विद 34 वैरायटी ऑफ गार्डन पी। उन्होंने लगभग 34 प्रकार के गार्डन पी पर उन्होंने अपना काम किया, वर्क किया। पिशम सटाइवम पर, पाइसम सटाइवम पर उन्होंने 34 प्रकार के वैरायटी पर उन्होंने काम किया। एक दो वैरायटी पर नहीं, 34 प्रकार के वैरायटी पर। जो ये पी प्लांट होता है, पी प्लांट के डिप्लॉयड क्रोमोसोम में, है ना, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 14 होता है डिप्लॉयड। जैसे हमारे में क्या होता है कि 23 पेयर्स होते हैं डिप्लॉयड में, यानी हमारे में कितना होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसी प्रकार जो पाइसम सटाइवम होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 14 क्रोमोसोम उसमें होता है। यानी पाइसम सटाइवम में टोटल 14 क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। कह रहे हैं कि इन हिज एक्सपेरिमेंट ही चूज टू फॉलो 7 विजिबल फीचर्स और यूनिट कैरेक्टर ऑफ ईच रिप्रेजेंट बाय 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म या यूनिट्स। इन्होंने क्या किए कि इन 7 सालों में 7 कैरेक्टर पर, विशेष तौर पर 7 कैरेक्टर पर उन्होंने क्या किया? काम किया। ऐसे कैरेक्टर जो आंखों से देखे जा सकते थे, वैसे कैरेक्टर पर पाइसम सटाइवम का वैसे कैरेक्टर को उन्होंने चूज किए जो कि क्या हो सकते थे? आंख से देख के उसको वेरीफाई कर सकते थे। और 7 सालों में 7 कैरेक्टर पर उन्होंने शोध किया और 34 प्रकार के पी के प्लांट पर, यानी 34 वैरायटी के पी के प्लांट पर उन्होंने 7 सालों तक 7 कैरेक्टर पर उन्होंने क्या किए? रिसर्च किए, अपना वर्क किए। और सारे जो कैरेक्टर थे वो पेयर में थे। पेयर में कैसे? कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उसमें। कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है कि ऑपोजिट कैरेक्टर वाले, जैसे कोई लंबा है तो उसका ऑपोजिट छोटा हो जाएगा, नहीं, किसी कोई गोरा है तो उसका काला हो जाएगा। ये जो कैरेक्टर होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, उसमें से एक डोमिनेंट होगा और अदर क्या होगा? रिसेसिव होगा। मतलब किसी का प्रभाव दिखेगा और किसी का प्रभाव नहीं दिखेगा। मतलब दवा है, जिसका प्रभाव दिखेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा और जिसका प्रभाव नहीं दिखेगा, मतलब जिसका प्रभाव को दबा के रखेगा कोई दिन, तो वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव कहलाएगा। उन्होंने 7 कैरेक्टर को लिया। मैंने एक यहाँ टेबल बनाया है, इस टेबल में 7 कैरेक्टर को मैं एक एक करके डील करूंगा। इन्होंने क्या किया कि अपना जो पेपर सबमिट किया 1865 ईस्वी में, उस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। लेकिन इसको 1900 ईस्वी में 3 रिसर्च स्कॉलर ने इनके शोध को आगे बढ़ाया और मेंडल को जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वो मिली। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, फिलहाल मेंडल साहब ने जो कैरेक्टर लिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, वो 7 थे। उन 7 में पहला जो उन्होंने कैरेक्टर चुना वो प्लांट का हाइट, यानी पी प्लांट का हाइट क्या है। कुछ प्लांट बड़े होते थे, कुछ प्लांट बहुत छोटे होते थे। तो एक कैरेक्टर उन्होंने देखा क्या? स्टेम हाइट, प्लांट का हाइट, यानी वो कितना बड़ा है, या तो बहुत बड़ा है या छोटा है ना। तो जो डोमिनेंट उन्होंने माना
कि हम बड़ा जो है यानी लंबा जो है प्लांट वो डोमिनेंट है, उसका छोटा क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो डोमिनेंट में उन्होंने टॉल को लिया और रिसेसिव में उन्होंने डार्क को लिया, जो उनको दिख रहा था अपने आंखों से। दूसरा उन्होंने कैरेक्टर लिया कि ये जो इसमें जो फ्लावर्स होते थे, इसमें क्या होते थे, फ्लावर्स होते थे, इसमें जो फ्लावर्स होते थे है ना, इनका जो मेन जो कलर होता था फ्लावर का वो वायलेट होता था, तो इन्होंने इसको डोमिनेंट माना। लेकिन कुछ में क्या होता था कि व्हाइट भी होते थे, इन्होंने इसको रेसेसिव माना। यानी वायलेट जो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, किसके केस में, फ्लावर के कलर के केस में। याद रखिएगा, जो फूल का जो रंग है वो डोमिनेंट कौन होगा, वायलेट होगा पी प्लांट में, और जो रेसेसिव होगा वो व्हाइट होगा। अब फ्लावर पोजीशन दो तरह से हो सकता है, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं पॉज करके, ठीक है। मैं इसको साफ कर दूं, देखिए फ्लावर जो है दो कंडीशन में हो सकते हैं। कैसे कैसे कंडीशन में हो सकते हैं, या तो कोई सपोज ये कोई प्लांट है ना, ये पी प्लांट है, ठीक है, ये पी प्लांट है मान लेते हैं, है ना, इस तरह से। दूसरे फ्लावर ये हो सकता है कि इसके टिप पॉइंट पर ये फ्लावर हो, क्या हो, इसके टिप पॉइंट पर हो, तो ऐसा जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सियल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, एक्सियल, मतलब उसके एक्सिस में, यानी लास्ट में, एक्सिस क्या होता है, लास्ट, है ना, इसके लास्ट में जब ये फ्लावर होगा तो लास्ट वाला फ्लावर क्या कहलाएगा, एक्सियल कहलाएगा। मतलब एक्सिस में हो रहा है, किस में हो रहा है, एक्सिस में, फ्लावर एक्सिस में। मान लीजिए टर्निंग निकली हुई है तो टर्निंग के लास्ट में, तो ये एक्सियल हो गया। क्या हो गया, ये एक्सियल हो गया, है ना, ये एक्सियल हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन भी आ सकता है, कुछ वैरायटी में क्या हो रहे थे कि जहां से ब्रांचेज हुए वहीं पर आ गया, यानी टर्मिनल हो गया, टर्मिनल पॉइंट पर हो गया। तो फ्लावर या तो एक्सियल पॉइंट पर हो रहा था या टर्मिनल पॉइंट पर हो रहा था, है ना, कहां हो रहा था, टर्मिनल पॉइंट पर हो रहा था। तो जो एक्सियल था उसको उन्होंने क्या माना, एक्सियल डोमिनेंट माना, और टर्मिनल किसको माना, जो एक्सिस पर नहीं हो रहे थे, तो उनको उन्होंने क्या मान लिया, टर्मिनल मान लिया। और टर्मिनल क्या होता है, रेसेसिव होता है रेयर केस में, ठीक है। दूसरी बात कि पोड से फ्लावर की बात हो गई, स्टेम हाइट की बात हो गई, है ना, प्लांट हाइट में टॉल डोमिनेंट हो जाएगा और ड्वार्फ मतलब छोटा नाटा वो क्या है, रेसेसिव हो जाएगा। फ्लावर कलर में वायलेट कलर को डोमिनेंट माना और व्हाइट कलर को रेसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल को डोमिनेंट माना, प्रभावी माना, और रेसेसिव टर्मिनल को माना। अब देखिए पॉड क्या होता है कि इसमें जो फल लगते हैं, इसमें क्या होता है, फल लगते हैं, तो फल कैसा होता है कि इसमें इस तरह से, है ना, एक अंदर में बीज होते हैं, अंदर में मटर होते हैं, और वो क्या होता है, एक पॉच में बंद हो, उसको पॉड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं। जैसे आप लोग बीन को देखे होंगे ना, सीम को देखे होंगे, वो पॉड होता है। मटर को तो देखे, छीमी जिसको कहते हैं, छीमी, मटर का छीमी होता है ना, वो पॉड है। तो पॉड शेप क्या होता है, पूरा गोल मटोल हो, उसको इन्फ्लेटेड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेटेड, मतलब पूरा गोल मटोल हो जाए, यानी पूरा गोल मटोल होगा तो उसको भरा भरा दाना होगा, मोटा मोटा दाना होगा, है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इन्फ्लेटेड कहेंगे। यानी दाना कैसा है, पूरा हरा भरा है, पूरा भरा है ना, यानी मोटा सा है, गोल मटोल है, तो वो हो जाएगा इन्फ्लेटेड। और वही बात करेंगे इसके रेसेसिव कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या, ये सिकुड़ा हुआ है, छोटा छोटा चिपटा चिपटा, कुछ होता है ना कि बहुत हिस्ट पुष्ट नहीं हो पाता है, पॉड सिकुड़ जाता। तो ये क्या कर रहे थे कि पॉड शेप ये कैसा था, इन्फ्लेटेड था और कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना। पॉड शेप कैसा हो गया आपका कि वो पूरा हरा भरा है, पूरा भरा है, तो इन्फ्लेटेड हो गया। और यदि वो सिकुड़ा हुआ है, कमजोर लग रहा है, तो वो कैसा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझे हम लोग। देखिए उसके बाद है पॉड कलर। पॉड
पॉड का है इन्फ्लेटेड होना, कॉन्स्टिट्यूट होना, एक कैरेक्टर हो गया उसमें। उसके बाद है पॉड का कलर। आखिर वो जो पॉड है, वो जो छीमी है, उसका कुछ ना कलर होता होगा ना। तो जो हरे भरे होते थे, जो क्या होता था, जो पूरा हृष्ट पुष्ट होते थे, उनका कलर जो होता था ग्रीन होता था। उनका कलर क्या होता था? ग्रीन। यानी उनमें क्या हो रहा था कि जो भी स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें ज्यादा दाना था, ज्यादा दाना भरा भरा था, उसका कलर ग्रीन हुआ करता था। और जनरली क्या हो रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूटेड थे वो सूखा हुआ सा लग रहा था, वो येलो जैसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? येलो टाइप का लग रहा था। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, पॉड कलर में ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर डोमिनेंट हो जाएगा, और येलो कलर रिसेसिव उन्होंने माना। ठीक है, उसका सीड, उसके अंदर का जो सीड होगा, सीड पॉड के अंदर जो ये सीड दिख रहा है आपको, ये सीड दिख रहा है, यानी मटर का जो दाना दिख रहा है ना, उनका भी अपना शेप होता है। तो जो सीड था, सीड का शेप, वो जो हिस्ट डोमिनेंट किसको उन्होंने माना, जो पूरी तरह से गोल है, पूरी तरह से क्या है, गोल है, उनको उन्होंने क्या माना, डोमिनेंट माना। और जो रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब क्या, जैसे गोल ऐसे हो गया पूरा हरा भरा, रिंकल्ड कैसा कि उससे सूखा हुआ सीड इस तरह का, ये हो गया रिंकल्ड, मतलब ये सूखा, उसके अंदर पानी नहीं है ना, पानी की कमी है। और ये क्या है, पूरी तरह से मोटा ताजा है, इसका मतलब उसके अंदर में पानी है। तो सीड का जो शेप था, यदि राउंड है तो वो डोमिनेंट है, और यदि रिंकल है तो वो रेसेसिव उन्होंने माना। ठीक है, उसी प्रकार सीड का कलर भी, जो सीड का कलर है वो कैसा है, सीड का कलर येलो है और डोमिनेंट है, और रेसेसिव में वो ग्रीन है। तो ये 7 कैरेक्टर थे। इन 7 कैरेक्टर में उन्होंने क्या किया, इन 7 के कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया, अलग अलग क्रोमोसोम पर उन्होंने, ये जो 7 कैरेक्टर है ना, जैसे 14 क्रोमोसोम होते हैं उसमें, तो इसमें क्या देख रहे थे कि सीड कलर जो है ना, सीड कलर कैसा होगा, जो डोमिनेंट होगा वो येलो होगा, यानी उसके अंदर का सीड जो होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट वाले का येलो होगा, यानी अच्छा होगा। उसका जो रिंकल होगा या जो रेसेसिव कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो ये 7 कैरेक्टर थे जिन पर इन्होंने क्या किया, 7 सालों तक काम किए, वर्क किए मेंडल साहब। मेंडल साहब इन्हीं 7 कैरेक्टर पर प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, इस 7 पर उन्होंने काम किया। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्रोमोसोम नंबर भी पूछे जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ये जो क्रोमोसोम है ना, 14 क्रोमोसोम है, कितना है टोटल, जो पाइसम सेटिवम है, पाइसम सेटिवम में क्या होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड केस में यानी 7 पेयर होते हैं, है ना। तो इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा, देखिए क्या कि जो पहला है स्टेम हाइट, वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर देखे जाते हैं। इस पर क्रोमोसोम नंबर 4 पर देखे जाते हैं। उसके बाद जो फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर जो है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फ्लावर पोजीशन है ये भी 4 नंबर पर देखे जाते हैं। पोड शेप जो है ये भी आपका 4 नंबर पर देखे जाते हैं। जो पोड कलर है ये आपका 5th नंबर क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ठीक है, सीड शेप जो है वो आपका 7th नंबर क्रोमोसोम पर देखे जाते हैं, और सीड कलर जो है ये 1 नंबर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए क्रोमोसोम नंबर 4, 1, 4, 4, 5, 7, 4। यहाँ देखिए मैक्सिमम कैरेक्टर जो है क्या है, जैसे प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया, पोड शेप हो गया, ये 3 कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम नंबर पर पाए जा रहे हैं, यानी 4 नंबर पर। यानी आपको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो या तो वो 4 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 1, 7। तो 4 में कौन कौन आ जाएगा, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, ये 4 नंबर पाएंगे। एक जो ऐसा कैरेक्टर है जो 5 नंबर पर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वो क्या है, पोड कलर, पोड से P4 5
ऐसे याद रख सकते हैं। पोर्ट कलर 5 नंबर पर, और सीड यानी एस से 7 होता है, और एस से क्या होता है, सीडी भी होता है, सेप भी होता है, तो सीड सेप 7 नंबर पर, एस 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 सीड सेप 7 नंबर क्रोमोसोम पर। बाकी अदर जो है जैसे सीड कलर 1 नंबर पर, और फ्लावर कलर, देखिए सीड कलर फ्लावर कलर, सीड कलर फ्लावर कलर दोनों कलर ही है, दोनों 1 नंबर पर पाया जा रहा है क्रोमोसोम नंबर। यानी क्रोमोसोम नंबर कितने प्रकार के हो गए जिस पर उन्होंने काम किया था, तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 4 5 7, यानी ये कैरेक्टर 4 प्रकार के क्रोमोसोम में देखे जाते हैं। है 7 कैरेक्टर, लेकिन 4 प्रकार का क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसको भी याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, मतलब एक ही जैसा कैरेक्टर, जो एक डोमिनेंट होगा दूसरा रेसेसिव होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा। आप चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है ना। देखिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ सामने आती है कि आखिर मेंडल साहब जो पी प्लांट को चूज किए तो उससे क्या क्या लाभ हुए। आखिर कुछ तो ऐसा लाभ हुआ होगा ना कि उसको एक्सपेरिमेंट वो सफल रहा, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण था। और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि आखिर मेंडल साहब ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, उससे उनको क्या बेनिफिट मिला, आखिर पी प्लांट को चूज करने का कारण क्या था। तो जानिए, देखिए मेंडल साहब क्या कहते हैं, मेंडल चूज्ड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को उन्होंने क्या क्या चूज किया, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। उसके कोई रीजन थे वो हम देखेंगे। पहला था क्या कि इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स। उन्होंने 7 जो कैरेक्टर अभी जो हम लोगों ने देखा कि 7 कैरेक्टर पर उनका काम कर रहे थे, वो 7 कैरेक्टर क्या हो रहे थे, वो जो 7 कैरेक्टर थे वो आंखों से देखे जा रहे थे, कोई भी देख करके उसको वेरीफाई कर सकते थे। पहली खास बात है। दूसरी खास बात क्या थी कि जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। और उसमें खास क्या था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के साथ साथ उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था। क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट। उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था, इसके कारण उनको और भी सुविधा हुई क्रॉसिंग कराने में। और उसको क्या करते है ना, वो अपने फूलों के साथ छेड़खानी करके वो क्रॉस ब्रीडिंग करा के चेक कर रहे थे उसको। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो बूढ़े हो चुके थे, उनका टाइम लास्ट पर था, उन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में इस चीज को करना शुरू किया था, है ना। तो उनके पास कोई टाइम कम था, तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्लांट क्यों ना लिया जिसका टाइम ड्यूरेशन कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट कर सके। और पी प्लांट का जो लाइफ होता है बहुत क्या होता है, कम होता है, छोटा लाइफ स्पान होता है ना, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। यानी ये 2 महीने 3 महीने में अपना साइकिल को पूरा कर लेते हैं। सोचिए यदि वो 3 महीने का यदि पी प्लांट का लाइफ साइकिल हम मान लेते हैं, तो 1 साल में कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग, रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को 4 बार, यानी 4 बार हम रिजल्ट ले सकते हैं, है ना। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने में पी प्लांट ग्रो कर जाता है, पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। तो 1 साल में 4 बार हम क्रॉस करा सकते हैं, यानी 4 बार हम वैरायटी को, है ना, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 1 साल में 4 बार रिजल्ट देख सकते हैं। सोचिए तो उन्होंने 7 साल में कितना रिजल्ट देखे होंगे, अनुमान लगाइए, है ना। तो 1 साल में 4 बार वो एक्सपेरिमेंट को पूरा कर रहे थे, तो 7 साल में 28 बार तो किए ही होंगे ना। ठीक है, और अन्य प्लांट पर किए थे, ऐसा नहीं कि 1-2 प्लांट पर नहीं, 34 वैरायटी के पी प्लांट पर, जो पी प्लांट था पाइसम सेटिवम था, उसके 34 वैरायटी पर उन्होंने काम किया 7 सालों तक। तो सोचिए उन्होंने कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया होगा, और उसमें मैथमेटिकल चीजों को ला रहे थे, उसमें टर्म ला रहे थे, है ना, एक्सपेरिमेंट ला रहे थे। और चौथी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि वो अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर पा रहे थे। अरे बहुत ज्यादा खर्चा भी तो नहीं है ना, क्या है, पी प्लांट को ग्रो करना बहुत भारी बात है क्या, उसको मेंटेन करना, उसको राइज करना, उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे वो, है ना।
उनको कहीं ले जाना हो या गमला में लगा दे के गमला में ले जाना हो, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना हो, क्रॉस पोलिनेशन कराना हो, धूप में ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो, मेंटेन करना हो, उसमें बहुत बड़ा प्लांट, बहुत ज़्यादा खाद तो देना नहीं पड़ता हो, नॉर्मल मिट्टी में ही हो जाता था। तो ये चार जो था इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर, आसानी से कैरेक्टर दिख रहे थे, ट्रेट दिख रहे थे। सेल्फ पोलिनेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, उनके फ्लावर कैसे होते थे, बाइसेक्सुअल होते थे, सेल्फ पोलिनेशन ज्यादातर होता था उसमें, ठीक है। शॉर्ट लाइफ साइकिल जो सबसे मेन फैक्टर था एक्सपेरिमेंट का, और मेंटेन राइट एंड हैंडल विद क्या होता था कन्वीनियंट, वो कन्वीनियंटली उसको हैंडल कर पा रहे थे, इजीली हैंडल कर पा रहे थे प्लांट को, उसको ग्रो कर पा रहे थे और उस पर लोग देख पा रहे थे ना, उनका रिजल्ट अपना देख पा रहे थे। और देखिए क्या होता है, Mendel's experiment on garden pea were successful because the characters he studied were present on the different chromosome। क्या देखे सबसे पहली बात कि ये जो कैरेक्टर, सातों जो कैरेक्टर लिए थे, सातों कैरेक्टर के लिए अलग अलग क्रोमोजोम जिम्मेदार थे। अभी हमने देखा कि क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 4, 5 और 7 पर, यानी क्या हो रहा है, 7 कैरेक्टर 4 प्रकार के क्रोमोसोम पर दिख रहे थे। ये सबसे बड़ी बात थी। और खास बात ये थी कि उसमें क्रोमोसोम जो थे वो इनहेरिट इंडिपेंडेंटली हो रहे थे, सारा कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे थे, यानी एक से दूसरे जनरेशन में जा रहे थे, किसी के साथ कोई समझौता नहीं करते, किसी से मिलते नहीं थे, यानी अपना अपना कैरेक्टर खुद शो करते थे। वो क्या नहीं करते थे, तो वो लिंकेज को शो नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, डू नॉट शो लिंकेज, यहाँ लिंकेज देखने को नहीं मिल रहा था। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज क्या चीज होता है। तो ये था मेंडल के बारे में, मेंडल ने आखिर पी प्लांट को क्यों लिया, मेंडल ने किन किन कैरेक्टर को लिया, और उनका जनरल इंफॉर्मेशन आज हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने एजुकेटर को प्रमोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।